नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेहरू से आगे निकले मोदी, चारों धामों में हुए पूजा, लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। केदारनाथ में हवन, बद्रीनाथ में हुआ यज्ञ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड में 12 से 14 जून तक होंगे विशेष कार्यक्रम। कैंची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक। प्रशासन को रूट समेत यातायात प्रबंधन को लेकर दिए निर्देश। देश भर में 23 जून को मनाया जाएगा ओलंपिक दिवस। देहरादून में इसे लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। विभिन्न खेलों का किया जाएगा आयोजन। और सगंध खेती ने बदली तस्वीर, उत्तराखंड का टर्नओवर 100 करोड़ के पार। सेला कोई संस्थान ने की पहल, किसानों को मिला वैश्विक बाजार। नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए। इसे लेकर चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में उनके नाम से विशेष पूजा अर्चना की गई है। केदारनाथ में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी और तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जलाभिषेक किया है। इसके बाद मंदिर प्रांगण में यज्ञ आयोजित करके उनकी दीर्घायु की कामना की गई। वहीं बद्रीनाथ धाम में विशेष महाभिषेक, हवन और पूजा अर्चना हुई है। गंगोत्री धाम में विधायक सुरेश सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के नाम से पूजा अर्चना और गंगा आरती करवाई है। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने पहली आरती प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कैंची धाम की 15 जून स्थापना दिवस मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को यातायात प्रबंधन, रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था और जोनल सेक्टोरल प्लान तैयार करने को कहा है। प्रकाश व्यवस्था, शटल सेवा, वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस, भीड़ प्रबंधन और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए निकासी योजना तैयार रखने को कहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की ओर से विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और हवन कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है और भारतीय संस्कृति परंपराओं को विश्व मंच पर सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में पूजा करके प्रधानमंत्री की दीर्घायु और देश की लगातार प्रगति की कामना की गई है। बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, बल्कि देश में नहीं दुनिया भी आज उनको
अपना सर्वोच्च नेता मान रही है। आज बड़े हमने पूरे उत्तराखंड की देवभूमि की जो देव संस्कृति है, देव परंपराएं हैं, मठ मंदिरों में हमने पूजा अर्चना करी और उनके जिस प्रधानमंत्री कार्यकाल की अनेकों जो उनकी उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों का भी जो जन जन को यहाँ पे लाभ 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 मिला है। साथ में प्रार्थना भी की गई कि उनकी लंबी दीर्घायु हो और जो और आगे ताकि सशक्त होकर वो और अनेकों ऐसे कार्य उनका ऐसा कार्यकाल ऐसा रहे कि जो पूरा विश्व उसको देखे। देश भर में 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा। विश्व ओलंपिक दिवस को लेकर राजधानी देहरादून में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। दून जिले की बात करें तो यहां पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र भंडारी ने जानकारी दी और बताया कि इस वर्ष हो रहे ओलंपिक दिवस को लेकर कई खेल सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें वुशु, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग खेलों को शामिल किया गया। ये आयोजन 20 जून से शुरू हो जाएंगे और 23 जून तक चलेंगे। हमें जो 23 जून को ओलंपिक दिवस है उसके उसमें जनपद स्तरीय विभिन्न खेलों में हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे, जिसमें हम फुटबॉल अंडर 15 बालक एवं ओपन बालिकाओं का जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराएंगे। वुशु में अंडर 15 बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता होगी और बॉक्सिंग अंडर 15 बालक बालिका, हॉकी अंडर 15 बालक बालिका एवं अभी हमारा प्लान है कि बेसबॉल में भी हम लोग इसमें एक जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराएंगे बालिकाओं का। और 21 तारीख को क्योंकि योगा दिवस भी है तो उसमें हमारा ये है कि जितने भी हमारे ट्रेनिंग्स जो हमारे यहाँ पे डेली रेगुलर ट्रेनिंग करने आते हैं, सारे बच्चों का 21 तारीख को हम योगा दिवस के दिन योगा का प्रोग्राम रखेंगे। उत्तराखंड में सड़क व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार हर साल सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही। पार्टी का यह आरोप है कि कई क्षेत्रों में सड़कें बदहाल हैं और शिकायतों के बावजूद मरम्मत का काम नहीं हो रहा। कांग्रेस ने यह कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार घोषणाएं और वादे करने लगती है, जबकि जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से परेशान हो रही है। सीएम धामी का चुनावी जुमला है। अगर गड्ढा मुक्त करनी है तो समय ये था जनवरी फरवरी मार्च का, बरसात शुरू हो जाएगी उसका तब तक गड्ढा मुक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो यूपी में योगी जी बोलते हैं, पीछे पीछे ये भी बोल देते हैं, समझते ये है नहीं। और चुनावी साल है तो इस साल तो इन्होंने जो 4.5 साल काम नहीं किया तो दिखाने के लिए दीपापोती करने का काम निश्चित होगा। लेकिन ये है कि धामी जी हर बार गड्ढे की बात करते हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो दिखती नहीं। आप मेन रोडों को अगर चमका के थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपने राजपुर रोड या इधर उधर आसपास का एरिया थोड़ा सा डेवलप कर दिया, लेकिन आसपास के और क्षेत्र तो है। आप जाकर देखें डोवाल चौक की तरफ 6 नंबर से आगे पूरे गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, लोग गिर रहे हैं। ये आम वाला के पास आप जाके देख लें किस प्रकार से पूरे गड्ढे, पूरी सड़क गड्ढा बनी हुई है। तो बहुत बुरा हाल है। 7 जून को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिबरहेड़ी में 2 पक्षों में हुई पत्थरबाजी और गोली चलने के मामले में मंगलौर पुलिस की ओर से सख्त एक्शन लिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को तभी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब मंगलौर पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। हालांकि दोनों ओर से इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग घटना के वक्त फायरिंग कर रहे हैं और पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलौर सीओ अभिनय चौधरी का इस पर कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही और आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी की जा रही है। लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके, मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया और जो फायरिंग में जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तारी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं और साथ में बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़कली क्षेत्र में रिवर ड्रेजन के नाम पर चल रहे खनन कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का ये आरोप है कि निर्धारित मात्रा से अधिक खनन सामग्री निकाली और परिवहन की जा रही, जिससे सरकार को राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा, साथ ही खनन सामग्री से भरे हुए ओवरलोड वाहन आबादी क्षेत्र में हादसों को न्योता भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार खनन सामग्री से लदे वाहन दिन भर डोईवाला की व्यस्त सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसके कारण चांदमारी और प्रेमनगर बाजार सहित अन्य प्रमुख रास्तों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों का ये आरोप है कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और पेयजल लाइनें भी टूट गई हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, खनन सामग्री के परिवहन की निगरानी बढ़ाने और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। तो डंपर है, एक तो ओवरलोड चल रहे हैं, दूसरी हमारी जो सड़कें हैं ये छोटी है, इसमें अगर एक डंपर चलता है तो स्कूटर भी साथ से नहीं निकल सकता। इसलिए हमने आज यहाँ पर इनको रोका है और इनको हमने चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसे ही चलाओगे तो हम यहाँ से चलने नहीं देंगे। और इससे दिक्कत क्या है, सड़क भी टूट रही है और जो सड़क है ये डंपर ओवरलोड चलते हैं, 9 टन में पास है, लेकिन ये 12 टन 13 टन लेके चलते हैं, तो सड़कें टूटती है और जिसमें साथ में जो पाइपलाइन है वो भी उससे डैमेज। चांदमारी डोईवाला का बसंत विहार हुआ करता था। हम कहा करते थे कि डोईवाला बहुत शान जगह में ये चांदमारी डोईवाला का बसंत विहार है, लेकिन जब से टोल प्लाजा बने, यहाँ से टोल बचाने वाली वो गाड़ियाँ और अब बड़े बड़े डंपर यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। हमें बहुत बेहद खदशा है, बहुत डर है इस बात का कि बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूलों की, बच्चे स्कूल से वो रोड पे आते हैं तो कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए आज अखिल भारतीय किसान सभा और गाँव ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर जो है डंपरों को रोका है और शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई जानमाल का नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए इस छोटे से गांव की छोटी सी सड़क से डंपरों को रोका जाए ताकि वहां कोई नुकसान ना हो जाए, जानमाल का नुकसान ना हो जाए। उत्तराखंड अब अरोमा जमीन बन रहा है, यानी कि देहरादून के सलाकोई के परफ्यूमरी और सगंध अनुसंधान संस्थान ने 20 साल में सगंध खेती को खेत से बाजार तक पहुंचा दिया है। टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच गया है और अब 11 जून से दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू होने जा रहा है। मकसद ये है कि उत्तराखंड को दुनिया का सिनेमन हब बनाना है। इसी कड़ी में 11 और 12 जून को सिलाकोई में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार दालचीनी प्रवर्धन, सतत खेती और कटाई के बाद की तकनीक आयोजित की जा रही है। श्रीलंका, इंडोनेशिया की टॉप एक्सपर्ट स्पाइसेज बोर्ड, ICAR, CSIR, CIMAP, FSSAI के वैज्ञानिक शामिल होंगे। किसान, उद्यमी, रिसर्च सबको एक मंच मिलेगा। दालचीनी का प्रचार हेतु परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान सेलाकोई द्वारा दिनांक 11 व 12 जून 2026 को दालचीनी प्रवर्धन, सतत खेती एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों में नवाचार के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दालचीनी फसल के संबंध में वैज्ञानिक एवं वैश्विक अनुभवों, तकनीकी नवाचारों तथा व्यावसायिक अवसरों के आदान प्रदान हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशाला का उद्देश्य दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को उन्नत तकनीकों एवं वैश्विक अनुभव से परिचित कराना, अनुसंधान, उद्योग और कृषकों के बीच समन्वय स्थापित करना। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
उत्तराखंड में मानसून से पहले सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। सीएम ने कहा कि मानसून राज्य के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा, इसलिए सभी विभागों के लिए बेहतर समन्वय जरूरी है। इस बैठक में सड़क, बिजली, पानी, खाद्य, लोक निर्माण विभाग, बीआरओ समेत विभिन्न विभागों ने अपनी तैयारियों और संभावित चुनौतियों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि पिछले वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपदा से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की गई है, ताकि किसी भी सिचुएशन में तुरंत राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, मानसून हमेशा से हमारे राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती होता है, इसलिए मानसून की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन ने समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहां पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ सभी विभाग थे और सभी ने अच्छी तैयारी की है। और आगे चूँकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी एक तरह से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, आगे की तैयारियों में सम्मिलित करते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। देहरादून के सिलाकुई के सगंध पौधा केंद्र में वाणिज्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में क्षेत्रीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष और हर्बल क्षेत्र में एफटीए से मिलने वाले मौके और उत्तराखंड की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम में निर्यातकों, एमएसएमई स्टार्टअप्स और उद्योग प्रतिनिधियों को आयुष उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग और निर्यात के नए मौकों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने इस पर कहा कि गुणवत्ता मानकों, नियामक सुधारों और व्यापार सुगमीकरण की पहल से आयुष निर्यात को मजबूती मिली है। आयुष के एक्सपोर्ट्स के लिए, और आयुष एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसके बारे में काफ़ी फोकस किया गया है और रिसेंटली जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आयुष के लिए एक हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है बेनिफिट्स को अवेल करे। उसके अलावा नए हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अभी शुरू हुआ है नवंबर में लास्ट ईयर, और उसमें करीब 25,000 करोड़ का उसमें हमारा आउटले है, जिसमें निर्यात दीक्षा और निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और जो उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उन दोनों को ही कवर किया गया है। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री उसके बारे में ठीक से जानकारी ले और उन्हीं को उपयोग करते हुए भारत से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई को क्वारबा और अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन सुचारू तौर पर बनाए रखने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। आज हुई सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की ओर से कोर्ट को ये अवगत करवाया गया कि सड़क का 90% काम पूरा हो चुका है, जबकि बचा हुआ काम जिसे मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को समय पर काम पूरा करने को कहा है। में जो लंबे समय से करीब 2-2.5 साल से वहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है। लैंडस्लाइड, हेवी लैंडस्लाइड होने से वहाँ पर आवाजाही रुकी हुई है और अभी तो लेटेस्ट 25 मई से तो पूरी आवाजाही रुकी हुई है। तो इस संदर्भ में एक वहाँ ये पीआईएल भुवनेश जोशी जी के माध्यम से यहाँ पर एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें आज सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जब उनके इंस्ट्रक्शन, स्टेट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दाखिल किए गए, इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि उसमें निर्माण कार्य अभी जारी है और 31 मार्च 2027 तक वो कार्य पूरा हो पाएगा। अभी 90% कार्य पूरा हुआ है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से लगे उपनल संविदा कर्मचारियों को आदेश होने के बाद भी सरकार की ओर से नियमित नहीं करने और उन्हें चयनित वेतनमान नहीं दिए जाने सहित उनको दिए गए वेतन से जीएसटी काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेशों का अनुपालन करते हुए 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 जुलाई की तारीख नियत की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि पहले इन्हें नियम के अनुसार वेतनमान दिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।